तो आप सबका चैनल पे फिर से स्वागत है। तो देखो आज से द 100 लीग चालू हो रही है। इंग्लैंड की जो होती है ना लोकल T20 लीग, वो चालू हो रही है। तो इसके अंदर इसका नाम देखो द 100 क्यों है। अब ये मत समझना यहाँ पे इसका नाम 100 है तो यहाँ पे रोज़ 100 लगती है। भाई रोज़ 100 कोई नहीं मारता। ये देखो 100 बॉल का टूर्नामेंट होता है। सिंपल होता है, बहुत सिंपल। देखो कोई हवाबाजी की बात नहीं है। जैसे T20 में 120 बॉलें होती है ना, यहाँ पे सिर्फ 100 बॉल होती हैं। T20 के अंदर एक बॉलर डालता है 6 बॉल का एक ओवर। यहाँ पे एक सेट बोलते हैं, मतलब T20 में ओवर बोलते हैं ना, यहाँ पे उस ओवर को सेट बोलते हैं कि एक सेट। यहाँ पे एक सेट होता है सिर्फ 5 बॉल का। तो अगर आप मान लो यहाँ पे भी ओवर ही मान के चलो, मान लो ओवर है दोनों जगह। यहाँ पे एक ओवर में 6 बॉल होंगी, यहाँ पे एक ओवर में 5 बॉल होंगी, बस इतना ही है। और यहाँ पे ओवर को सेट बोलते हैं, बस इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। पावर प्ले इनका थोड़ा, जैसे अब देखो 100 बॉल का टूर्नामेंट है तो 120 वाले गेम के अंदर 6 ओवर का पावर प्ले होता है। यहाँ पे थोड़ा छोटा होगा पर मैच यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। 100 बॉलों के अंदर कभी कभी 180 200 यहाँ तक चले जाते हैं। ओवल इनविंसिबल काफ़ी बार इस वाले फॉर्मेट को डोमिनेट भी करती है। तो चलिए यार मैं आपको एनालिसिस इसका चालू करता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं ओवल के बैट्समैन वर्सेस बर्मिंघम के जो बॉलर्स होंगे ना, उनके बीच का हम मैचअप समझते हैं। तो देखो ओवल की तरफ से ओपनिंग विल जैक्स, मलान, हैरिसन वार्ड आपको पता है T20 ब्लास्ट में कैसे मार रहा था ना, जैसे जायसवाल मारता है ना, कोई नीडर नहीं, मारना है, वैसे ही ये खेलता है, बस घुमाने के लिए जाना है। पर अगर चल गया तो ये 16-17 बॉल यहाँ पे अपनी 50 कंप्लीट कर, मतलब मारता बहुत है। विल जैक्स यार हम सबको पता है इंग्लैंड का, RCB में भी खेला है। उसके बाद देखो डेविड मलान, ये भी हमको पता है इंटरनेशनल प्लेयर। तो इन तीनों में से देखना पड़ेगा ओपनिंग कौन करता है। देखो अगर ये तीनों खेल रहे हैं ना तो विल जैक्स और या फिर ये भी हो सकता है। देखो हैरिसन वार्ड ओपनर है, पर विल जैक्स और डेविड मिलान इन दोनों में से कोई एक वन डाउन भी खेल सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकी जो बैटरिंग लाइनअप होगी ना, मान लो विल जैक्स और मलान या फिर कोई भी ओपनिंग कर रहे हैं, तो जैसा आपको स्क्रीनशॉट पर दिख रहा होगा, देखो विल जैक्स को एडम मिलने ने आउट भी करा है और विल जैक्स ने एडम मिलने को रन्स भी मारे हैं। पर ये जो मैचअप है ये डोमिनेट एडम मिलने कर रहा है। तो ग्रीन लाइन का मतलब क्या है कि एक बैट्समैन ने किसी बॉलर को अपना विकेट भी दिया है और उसको रन्स भी मारे हैं। पर ये जो एरो देख रहे हो ना आप, ये एरो है एडम मिलने की तरफ, यानी 10 में से 5 से 6 बार मान के चलो, इतनी ज़्यादा यानी डोमिनेट एडम मिलने ने करा है। पर विल जैक्स ने इसकी पिटाई भी करी है। टीम साउदी को ये टुक टुक करके खेलता है, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीना बॉट से मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। टॉम हेल्म उसको ये मारता है। मोइन अली राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बेनी हॉल से भी मुझे इतनी कोई बड़ी दिक्कत दिख नहीं रही है विल जैक्स के लिए। और लास्ट में बच गया मूसली। ये पता है मूसली, अगर आपने मूसली की बॉलिंग देखी होगी ना, ये आता है तेज़ बॉल डालता है, ऑफ स्पिनर है, इसकी बॉल घूमती नहीं है, लाइन लेंथ पे डालेगा, तेज़ स्पीड में डालेगा, बस ये इसकी ताकत है। और देखो बर्मिंघम का एक बॉलर है जेम्स फुलर, द 100 के अंदर वो इतनी बॉलिंग नहीं करता है, 5 बॉल डाल दी, मतलब कम बॉलर डालता है। पर फुलर अगर बॉलिंग करता है तो ये उसको भी मारता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो विल जैक्स का सिर्फ एक ही थ्रेट है जेन्युइन, वो है एडम मिलने का। पर उसने भी पिटाई करी है, विल जैक्स ने उस पर रन्स भी मारे हैं, पर अपना विकेट भी ज़्यादा दिया है। और कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसने विल जैक्स को ज़्यादा परेशान करा हो। तो विल जैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारी टीम के अंदर। अब देखो विल जैक्स के बाद आएगा डेविड मलान। विल जैक्स को एडम मिल ने आउट कर रहा था, जो हमने ग्रीन लाइन से शो करा है। पर डेविड मलान एडम मिलने पे रन्स करता है। डेविड मलान साउदी को भी ठीक खेलता है। सीना बॉट से मुझे उतनी बड़ी कोई थ्रेट दिखने दी है। टॉम हेल्म से भी मुझे इतनी बड़ी कोई दिक्कत दिखनी नहीं है मलान के लिए। मोइन अली ऑफ स्पिनर है, उसको भी ऑफ स्पिन को भी मलान ठीक खेलता है। मलान ने मूसली को बहुत डिफेंसिवली खेला है। डिफेंसिवली समझ गए ना, ये जो मूसली और मलान के भी जो ब्राउन लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब है कि बहुत आराम से खेला है। मतलब अगर 30 बॉल खेली है तो उसके अंदर से 15 से 16 बॉल तो डॉट है, और छक्के छुक्के भी कुछ ज़्यादा नहीं मारे, सिंगल डबल करके गेम चलाया। जेम्स फुलर को उसने इतना नहीं खेला मलान ने। देखो जेम्स फुलर का मैचअप मैंने आपको शो नहीं करा है क्योंकि वो बॉलिंग बहुत कम करता है, पर जिन प्लेयर को उससे दिक्कत होगी मैं उसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। तो मलान की देखो एक ही थ्रेट है, वो है बेनी हाउल की, और वो भी इनसफिशिएंट है। ये ब्लू लाइन का मतलब है कि इस बॉलर ने मलान को परेशान करा है, पर ये मैचअप अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे इनसफिशिएंट लिखा हुआ है। बेनी हाउल और मलान का जो लाइन जा रही है ना ब्लू वाली, वहाँ पे मैंने इनसफिशिएंट लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ ज़्यादा मैचअप मुझे मिला नहीं, पर जो भी थोड़ा सा मिला ना उसके अंदर दिक्कत से हो रही है। पर याद रखना ये कंक्लूसिव नहीं है। मलान के बाद देखो हैरिसन वार्ड आएगा, कम्प्लीटली फ्रेश है, ओपनिंग करता तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब
आप इनके नज़रिए से समझ सकते हो, ओवल के नज़रिए से ये मार के खेलता है, इसको रोकना आता है नहीं, आगे बढ़ बढ़ के उल्टे हाथ का बैट्समैन ना लग जाता है। इसके बॉल दिन हुआ ना जिस दिन इसका बहुत लंबा भी मारता है और तेज़ भी मारता है। तो हैरिसन वार्ड यार प्लेयर डेंजरस है। सैम बिलिंग्स देखो यार, सैम बिलिंग्स का मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। सैम बिलिंग्स ने सऊदी को बहुत डिफेंसिवली खेला है, जो अब ब्लू लाइन जो ये लाइन जा रही है ब्राउन वाली वो शो भी कर रही है। सैम बिलिंग्स ने बेनी हाउल को भी बहुत डिफेंसिवली खेला है। सैम बिलिंग्स ने मूसली जो भी स्पिनर होते हैं ना जो खींच खींच के बॉलिंग डालते हैं, खींच खींच के कौन डालता है, इमाद वसीम, अक्षर पटेल, अकील हुसैन, और खींच के बताओ कौन कौन मारता है, जो भी तेज़ मारते हैं, डैन मूसली जो हाथ से एकदम तेज़ छोड़ते हैं, उनको कभी कभी सैम बिलिंग्स अपना विकेट दे देता है। तो ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है मूसली और सैम बिलिंग्स के बीच, ये इसलिए मैंने ड्रॉ करी है कि कभी कभी देखो खेलेगा बहुत स्लो, पर जो भी बॉलर तेज़ बॉलिंग छोड़ता है इसके खिलाफ तो ये उसको अपना विकेट भी दे देता है। तीक्ष्ण को भी ये विकेट दे देता है। सऊदी को बहुत डिफेंसिवली खेला है, बेनी हाउल को भी बहुत डिफेंसिवली खेला है, एडम मिलने को उतना नहीं खेला है, सीना बॉर्ड को उतना नहीं खेला है। तो जो भी पर्पल सर्कल जहाँ पे भी मैंने ड्रॉ करा है, इसका मतलब वो वाला प्लेयर के मैचअप अवेलेबल नहीं है, वो मोस्टली फ्रेश प्लेयर है। टॉम हेल्म से मुझे इतनी बड़ी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। मोइन अली को सिंगल डबल करके निकाल देगा, छक्के वक्के भी मार सकता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर सैम बिलिंग्स की बैटिंग मान लो 10-11 ओवर के पास आ जाती है तो ये टुक टुक करके रन्स बना देगा, प्लस विकेट कीपिंग भी करेगा तो वहां से भी पॉइंट्स आएंगे। पर अगर इसकी बैटिंग डेथ ओवर्स में आती है तो देखो यार वहां पे सऊदी होगा, हो सकता है बेनी हॉल भी वहाँ पे बॉलिंग कराए तो वहाँ पे ये उतने ज़्यादा रन्स कर नहीं पाएगा। पर विकेट कीपिंग के नज़रिए से हमें यार टीम में तो रखना पड़ेगा, ठीक है, सैम बिलिंग्स को। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो जेम्स फुलर है ना, यहाँ पे मैंने मैचअप शो नहीं करा है, जेम्स फुलर को इसने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर तो बहुत आराम से खेला है सिंगल डबल करके, पर सेकेंड इनिंग्स के अंदर जेम्स फुलर ने इसको आउट करा है। तो जेम्स फुलर इसको डेथ में आउट नहीं कर रहा, मिडिल फेस में आउट कर रहा है सेकेंड इनिंग्स के अंदर। तो जेम्स फुलर इसके लिए एक छोटा सा थ्रेट होगा, ठीक है, याद रखना। सैम बिलिंग्स के बाद देखो जॉर्डन कॉक्स आएगा, इसके कोई मैचअप अच्छे से अवेलेबल नहीं है, पर जॉर्डन कॉक्स बहुत अच्छा प्लेयर है। जॉर्डन कॉक्स की एक वीकनेस है, बस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के आगे फंस जाते हैं, और सारे जो भी टाइप के बॉलर्स होते हैं ना उनको ये ठीक खेलता है। तो सामने जो भी आपको बॉलर्स दिखेंगे जॉर्डन कॉक्स के सामने, मिलने, सीन अबॉट, टॉम हेल्म, मोइन अली, जो भी दिखेंगे सऊदी, उनको ये आराम से निकाल सकता है। तो यार जॉर्डन कॉक्स एक बहुत खास प्लेयर होगा। अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग शो कर रहा है जॉर्डन कॉक्स, मान लो 1 डाउन बैटिंग शो करा रहे हैं या फिर ये खुद ही कीपिंग कर रहा है, तो ये उस नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जॉर्डन कॉक्स। तो याद रखना, सैम करन का मुझे इतने अच्छे से कोई भी मैचअप कन्विंसिंग नहीं लगा है। बस एक मैचअप है, सैम करन ने बेनी हाउल की अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ उसके खिलाफ रन्स मारे हैं। सऊदी को डेथ में ये विकेट दे सकता है, पर मिडिल फेस में आराम से निकाल सकता है। डेथ में मारने के लिए जाएगा ना तब विकेट दे सकता है। एडम मिलने ने इसको रोक के रखा है, पर ये पुराना मैचअप है। टॉम हेल्म ने डेथ में इसको आउट करा है, पर ये इनसफिशिएंट मैचअप है, ज़्यादा अवेलेबल मैचअप नहीं है। मोइन अली से मुझे इतनी बड़ी दिक्कत सैम करन के लिए दिख नहीं रही है, ऑफ स्पिन ठीक खेल लेता है। डैन मूसली ऑफ स्पिनर है, उसको भी सिंगल डबल करके निकाल देगा, और बेनी हाउल को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन मारता है। तो सैम करन का अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो भी मैचअप है ना, एक बेनी हाउल को अगर हम निकाल दें तो बाकी सारे बॉलर को इसने आराम से सिंगल डबल करके खेला है, और 1-2 बॉलर हैं जो इसे परेशान कर सकते हैं, लाइक सऊदी हो गया और टॉम हेल्म हो गया डेथ के अंदर। टॉम करन जो इसका भाई है, देखो टॉम करन बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है ना तो बहुत खास प्लेयर होता है तब, पर अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहा होता है ना तब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि तो नीचे बैटिंग आएगी तो बैटिंग पूरी आएगी नहीं है, किसकी गारंटी नहीं है। और इसके मैचअप भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है, पर ये स्पिन को बहुत सही खेलता है, और जो फास्ट बॉलर होते हैं ना उनको भी ठीक ठाक हिट लगा लेते हैं। तो अच्छा प्लेयर है टॉम करन। तो ओवल की तरफ से देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन से हो गए, विल जैक्स, मलान, हैरिसन वार्ड को आप अपना ट्रम्प भी बना सकते हो, और बर्मिंघम की तरफ से इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन कौन हो गए, देखो सऊदी बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होगा, डेथ में बॉलिंग करेगा तो वहाँ पे विकेट मिल सकते हैं। एडम मिलने भी बॉलिंग फर्स्ट के अंदर बहुत अच्छा पिक है। टॉम हेल्म, मेरे को यार देखो टॉम हेल्म के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। टॉम हेल्म ने जब इन करन भाइयों का सामना करा ना, ये विकेटें कहीं ना कहीं से ले जाता है, फर्स्ट इनिंग्स में भी सेकेंड इनिंग्स के अंदर भी। पर T20 ब्लास्ट के अंदर, अभी वाला जो करंट T20 ब्लास्ट है उसके अंदर इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। मोइन अली टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, ऑफ स्पिन करेगा तो वैल्यू है मोइन अली के साथ भी। बेनी हाउल अगर बॉलिंग फर्स्ट करा है तो इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। बेनी हाउल भाई बैटिंग से बहुत अच्छे फॉर्म में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और T20 ब्लास्ट पे भी रन्स अच्छे बना रहे हैं, छक्के वक्के इसके बैट पे आ रहे हैं। प्लस ये अगर 20 बॉलें अगर जैसी लाइनअप आएगी ना
इनकी प्लेइंग 11 आएगी, तो बेनी हॉल अगर पूरे ओवर डालने वाला है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा फिर बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर वाला रोल। तो याद रखना यार, टेलीग्राम से जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे जो भी मैचेस आएंगे उस बारे में आपको पता चल जाए। तो अब मैं चलता हूँ बर्मिंघम के जो बैट्समैन है ना, उनका क्या मैचअप है देखो, वो समझते हैं। तो देखो बर्मिंघम के जो प्लेयर्स आएंगे, देखो मोइन अली और ऋषि पटेल। अब ओपनिंग कौन करेगा देखना पड़ेगा, पर मैचअप वाइज समझते हैं। देखो मोइन अली को मोहम्मद आमिर ने रोक के रखा है, नहीं सिंगल डबल करने दिए, छक्के वक्के नहीं मारने दिए ज़्यादा। मोइन अली ने मर्चेंट डी लेंगर को हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं, अगर मर्चेंट डी लेंगर खेलता है तो। मोइन अली को सैम करन ने थोड़ी सी परेशानी है सैम करन के साथ, और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी डेथ फेस में ज़्यादा। मोइन अली स्काउट, देखो स्काउटर और जंपा को मैंने साथ में लिखा हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो वाला स्क्रीनशॉट, तो स्काउटर और जंपा में से कौन खेलेगा, दोनों खेलेंगे, देखना पड़ेगा कौन खेलेगा। पर मोइन अली लेग स्पिनर्स को विकेट देता भी और मारता भी है। पर ये जो जंपा है ना, जंपा ने मोइन अली को डोमिनेट करा है, यानी ज़्यादा रन्स भी नहीं खाए और आउट ज़्यादा करा है, तो याद रखना। तो मोइन अली का एक ऑरेंज लाइन निकल के आ रही है, वो है मर्चेंट डी लेंगे पे, जिसको उसने काफ़ी रन्स मारे, पर देखना पड़ेगा वो खेलता है नहीं खेलता। मोहम्मद आमिर ने रोक के रखा है, सिंगल डबल निकालने दिया है। जैम्पा और ये सैम करन ये थोड़े से थ्रेटफुल हो सकते हैं, और जो स्काउटर है इसको अपना विकेट दे भी सकता है और मार भी सकता है। तो ग्रीन लाइन का मतलब यह है, लेग स्पिनर्स को मोइन अली अपना विकेट दे भी देता है और मारता भी उनको रन्स। अब देखो ऋषि पटेल, लिविंगस्टोन, जैकब बेथेल, मूसली, बेनी हॉल, इन सब के ऊपर पर्पल सर्कल है, इनके ज़्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं है। पर एक एक प्लेयर के बारे में आपको बताऊं तो ऋषि पटेल स्पिन बहुत सही खेलता है, और स्पेशली जब ये सेकंड इनिंग्स बैटिंग कर रहा है तो अच्छा प्लेयर, अच्छा मतलब अच्छी स्ट्राइक रेट से रन मारता है। अभी T20 ब्लास्ट में भी 150 मार रहा था। पर देखो ये कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हर मैच में कुछ ना कुछ करके जाएगा, पर जब ये चलता है ना तो 50-100 मतलब कन्वर्जन फिनिश की अच्छी होती है। स्पिन को ये ठीक खेलता है। तो सामने देखो जैम्पा और मार्क वॉट होंगे, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और दूसरा लेग स्पिनर। मार्क वॉट अभी देखो वो चल रहा है, इनको क्वालिफायर्स चल रहे हैं स्कॉटलैंड के अंदर, तो वहाँ पे खेल रहा है। पर इनका कुछ भरोसा नहीं होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आसपास ही हैं, तो ये आराम से आया अजय अप डाउन लगी रहती है इनकी। तो अगर वो खेलता है तो ऋषि पटेल को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अच्छा खेलता है स्पिन को, है छक्के वक्के भी मार लेता है। तो स्पिनर्स को ऋषि पटेल ठीक खेलता है, पेसर्स को भी ठीक ठाक खेलता है, पर कंसिस्टेंट उतना नहीं है कि अगर आप इसको ले रहे हो आपको लग रहा है यार 30 रन तो बना के देगा, तो ये उतना कंसिस्टेंट नहीं है। पर जब ये चलता है ना तो काफ़ी सही चलता है। तो और बैटिंग सेकंड के अंदर ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जितना भी इसका करियर है ना बैटिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बैटिंग फर्स्ट में भी कभी कभी कर लेता है, पर बैटिंग सेकंड के अंदर रेशियो ज़्यादा होता है परफॉर्मेंस का, ठीक है। लिविंगस्टोन देखो, लिविंगस्टोन अगर खेल रहा है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा। याद रखना, अगर लिविंगस्टोन बॉलिंग भी करवाएगा और फिर बैटिंग भी करेगा टॉप ऑर्डर के अंदर, तो अच्छा फिर चॉइस हो जाएगा टीम में लेने लायक। लेग स्पिन को ठीक खेलता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी ठीक खेलता है, पेसर्स को तो लिविंगस्टोन ठीक खेलता ही खेलता है। तो लिविंगस्टोन अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो इंपॉर्टेंट पिक है। जैकब बेथेल देखो यार, जैकब बेथेल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। T20 ब्लास्ट में लोअर ऑर्डर के अंदर आकर ये 16 बॉलों के अंदर 40-44 मार रहा था और कंसिस्टेंट रन स्कोर कर रहा था, प्लस ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करता है। तो अगर इनकी टीम इसे बॉलिंग देती है तो देखो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। स्पिन को ठीक खेलता है, लेफ्टी बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर्स इन दोनों को ठीक खेलता है। अब देखो लोअर ऑर्डर के अंदर आके रन्स मार रहा है ना, स्पेशली सेकंड, जब इसकी टीम प्रेशर में आ जाती है ना तब भी ये रन स्कोर करता है। तो यार इसका वो समझ में आया ना इसकी माइंड पावर कितनी है। और अगर ये लोअर ऑर्डर में आके रन्स मार रहा है इसका मतलब पेसर्स को भी अच्छा खेलता है। तो जैकब बेथेल यार अच्छा प्लेयर है, यार रखना, इसको आप टर्म भी बना सकते हो अपनी स्मॉल लीग की टीम के अंदर। बेनी हॉल देखो बैटिंग से काफ़ी सही फॉर्म में है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, फिर T20 ब्लास्ट में भी ये लोअर ऑर्डर में आके छक्के वक्के मार रहा था, तो प्लेयर अच्छा है। और मैचअप वाइज भी हमने, अगर आपने मैचअप सही से देखे थे पहले वाले बेनी हॉल के, तो बॉलिंग से वो इसको डेविड मलान को थोड़ा सा परेशान कर रहा था, सैम बिलिंग्स को उसने रोक रखा था, तो वहाँ से भी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ रही है बेनी हॉल की। तो प्लेयर अच्छा है। इसने देखो बेनी हॉल ने मर्चेंट डी को काफ़ी रन्स मारे हैं, और बेनी हॉल स्पिन को भी ठीक ठाक खेलता है। तो एक और जिसे बोलते हैं ना ऑलराउंडर वाइज अगर हम इसे देखें तो अच्छी पिक है बेनी हॉल। मूसली देखो, मूसली के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो मैं भी जब पिछले साल खेल रहा था ना ये 100, तो मूसली ने T20 ब्लास्ट के अंदर तो काफ़ी बॉलिंग करी थी, पर 100 के अंदर इसने उतनी बॉलिंग नहीं करी, प्लस इसकी जो बैटिंग पोजीशन होती है ना वो भी बहुत नीचे थी पिछले साल, तो वहाँ से बिल्कुल भी ये वैल्यूबल पिक नहीं था।
अब देखना पड़ेगा इस साल ये बैटिंग कहाँ पे करेगा, प्लस ये कितनी बॉलें डालेगा। इसकी टीम में अगर मान लो ऑलरेडी 6 बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है और ये 7वां बॉलिंग ऑप्शन है, तो बॉल देखना पड़ेगा ना फिर कितने बॉलिंग ऑप्शन है इसकी टीम के अंदर। पिछले साल क्या हुआ था यार, मैंने आपको वो बताया क्योंकि मेरे को उम्मीद है, मैंने भी 1-2 मैचों के अंदर इसको कैप्टन ट्राई करा ना, पर इसने फिर बहुत बुरा काटा था। इसको ओवर भी ज़्यादा नहीं मिले, प्लस इसकी बैटिंग भी बहुत नीचे आई, तो यानी ज़्यादा रन्स भी नहीं बना पाया। पर इस साल देखना पड़ेगा। मूसली देखो लेग स्पिन के सामने फंसता है, तो स्काउटर और जिम्पा दोनों खेलेंगे तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा मूसली के लिए। दोनों में से कोई भी खेलेगा तो वो भी इसे आउट कर सकता है। तो मूसली का एक थ्रेट निकल के आया है लेग स्पिन, और मुझे इतना बड़ा और कोई थ्रेट दिख नहीं रहा है। पेसर्स को भी ठीक ठाक छक्के वक्के मार लेता है, तो एक ही थ्रेट है इसका, वो है लेग स्पिन का। मूसली के बाद देखो जेम्स फुलर आएगा। जेम्स फुलर बहुत वैसा प्लेयर है, जब आप इसे छोड़ोगे ना तो ये स्कोर करके देगा, और जब आप इसे लोगे तो ये कुछ नहीं करने वाला। तो जेम्स फुलर अगर आपकी टीम में आप इसे जगह बना पा रहे हो, या फिर प्लेइंग 11 के अंदर ये बॉलिंग ऑप्शन है कि इसके ओवर्स कंफर्म है कि ये बॉल डालेगा 20, तो ही इसे ट्राई करना, वरना रहने देना। और एक चीज़ और याद रखना, जेम्स फुलर को तभी ट्राई करना जब बॉलिंग से कन्फर्मेशन ज़्यादा हो, क्योंकि बैटिंग इसकी नीचे आएगी। तो बैटिंग से तो बिल्कुल मत सोचना कि आप इसे बैटिंग के बल पे ले रहे हो। बॉलिंग से अगर इसकी कुछ ओवर्स बन रहे हैं, कुछ सेट्स बन रहे हैं, तभी अपनी टीम में ट्राई करना। अब यार देखो ओवल की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन होंगे, मोइन अली, लिविंगस्टोन, बेनी हॉल, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जैकब बिथेल बहुत खास प्लेयर है यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब लोअर ऑर्डर में आके सोचो रन्स मार रहा है, इसकी टीम के 3-4 विकेट गिरे तब भी रन्स मार रहा है। तो पेसर्स और स्पिनर्स को भी काफ़ी सही खेलता है। और अगर इसकी टीम के अंदर ये बॉलिंग भी करवाएगा, यानी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि बॉलिंग ऑप्शन में इसका भी नाम है कहीं ना कहीं, जब हम देखते हैं ना प्लेइंग 11 में कौन कौन है, तो अगर आपको लग रहा है ये बॉलिंग भी करवाएगा तो इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मोइन अली, लिविंगस्टोन और बेनी हॉल। ओवल की तरफ से इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन हो जाएंगे, देखो मोहम्मद आमिर बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेकंड में नहीं है, बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर जॉनसन अगर खेलेगा, देखो स्पेंसर जॉनसन गया हुआ है यूएसए की मेजर लीग खेलने, तो अगर वो आ जाता है टाइम पे, अगर वो खेलेगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा। स्काउटर और जंपा में जो भी खेल रहा है ना वो इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, स्काउटर और जंपा दोनों साथ खेल रहे हैं, तो अगर आप टीम में जगह बना पा रहे हो तो दोनों को भी ले सकते हो। और बॉलिंग सेकंड के अंदर जंपा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, स्काउटर भी बॉलिंग सेकंड में परफॉर्म करता है, पर जंपा का एक देखा गया है बॉलिंग फर्स्ट के अंदर ही उतने विकेट्स नहीं लेता जितने बॉलिंग सेकंड में लेता है। अब सैम करन देखो, अगर आप सैम करन की बैटिंग और बॉलिंग मैचअप ध्यान से देखोगे ना तो उतने ज़्यादा कन्विंसिंग लगेंगे नहीं कि इसको कैप्टन बना दें हम। सैम करन का अगर आप बॉलिंग मैचअप देखोगे तो देखो एक मोइन अली के अलावा मुझे और कोई थ्रेट नहीं दिखा सैम करन के लिए कि सैम करन जिसका विकेट ले पाए। और बैटिंग से अगर आप देखोगे तो इसने सिर्फ बेनी हाउल की पिटाई करी। अगर आप स्क्रीनशॉट पीछे जाके देखोगे ओवल की बैटिंग वाला, सिर्फ बेनी हाउल को इसने हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं, बाकी सारे बॉलरों को इसने सिंगल डबल करके खेला है। तो सैम करन का उतना मुझे कन्विंसिंग कोई भी मैचअप दिखा नहीं है, पर इस साल उसने 100 भी मारी है, ठीक है याद रखना। तो यानी बैटिंग से भी फॉर्म में है, पर मैचअप वाइज मुझे उतना कन्विंसिंग रोल दिखा नहीं है सैम करन का कि मैं उसे कैप्टन आपको ऐसे बता दूँ ना कि कैप्टन कर देना। अब जो टॉम करन है, देखो बेनी हॉल को टॉम करन काफ़ी परेशान करता है डेथ के अंदर स्पेशली। तो टॉम करन अगर डेथ में आए और बेनी हॉल की मान लो 17-18 ओवर के पास बैटिंग आ गई तो वहाँ पे टॉम करन इसका विकेट ले सकता है। तो बर्मिंघम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन होंगे, मोइन अली, लिविंगस्टोन, बेनी हॉल। ओवल की तरफ से इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन कौन होंगे, टॉम करन लेना पड़ेगा, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर रोल बन रहा है, सैम करन लेना पड़ेगा, मोहम्मद आमिर बॉलिंग फर्स्ट वाला बॉलर है, स्पेंसर जॉनसन बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में ट्राई करना, पर बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा विकेट्स निकालता है स्पेंसर जॉनसन। स्काउटर और जंपा बॉलिंग सेकंड में मस्ट ट्राई करना, जो भी लेग स्पिनर खेल रहा है ना बॉलिंग सेकंड के अंदर ट्राई करना। दोनों खेल रहे हैं, अगर आपकी टीम में जगह बन रही है दोनों को लेने के लिए तो आप दोनों को भी ले सकते हो। जंपा बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा विकेट निकालता है एज कंपेयरिंग टू बॉलिंग फर्स्ट। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स बताता हूँ, ठीक है, जिनको आप जीएल के अंदर ट्राई कर सकते हो, जो डिफरेंशियल हो सकते हैं, स्मॉल लीग में भी कर सकते हो। देखो पहला प्लेयर है हैरिसन वार्ड, बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो, अगर ये ओपनिंग कर रहा है ना तो देखो ये मारने के लिए जाता है, अगर ये चल गया ना तो अच्छा चलता है। तो पहला प्लेयर हो गया हैरिसन वार्ड। दूसरा हो गया जॉर्डन कॉक्स। जॉर्डन कॉक्स भी बहुत सही प्लेयर है, सिर्फ एक टाइप का स्पिनर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होता है ना, उसके अलावा ये सबको सही खेलता है। तो दूसरा प्लेयर हो गया जॉर्डन कॉक्स।
तीसरा प्लेयर मैं आपको बैटिंग सेक्शन से बताऊं तो हो गया ऋषभ पटेल। जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये ओपनिंग कर रहा है ना तभी इसको ट्राई करना अगर आप कर रहे हो, और बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, पर बैटिंग सेकंड में थोड़ा ज़्यादा मेरे को भरोसा रहता है इसके ऊपर। पर अगर ये ओपनिंग कर रहा है तभी ट्राई करना। चौथा हो गया जैकब बिथेल, इसको आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो, ये खतरनाक प्लेयर है जैकब बिथेल। पांचवा प्लेयर हो गया जेम्स फुलर, अगर इसकी बॉलिंग से ओवर्स थोड़ी सी गारंटी बन रही है तभी ट्राई करना, ठीक है, जेम्स फुलर को। अब बॉलिंग सेक्शन से देखो आप किसको ट्राई कर सकते हो, आप स्काउटर को ट्राई कर सकते हो, लोग बहुत कम ले रहे हैं स्काउटर को, अच्छा प्लेयर है स्काउटर। शाकिब महमूद को आप बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, मर्चेंट डी लेंगे मैं रिकमेंड नहीं करने वाला। बस ये कुछ प्लेयर थे। देखो कौन कौन प्लेयर निकल के आया, हैरिसन वार्ड निकल के आया, जॉर्डन कॉक्स निकल के आया, और ऋषभ पटेल निकल के आया, जैकब बिथेल, उसके बाद में स्काउटर, और एक प्लेयर और था जेम्स फुलर। तो यही 5-6 प्लेयर निकल के आए हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में भी। अब मैं आपको सीवीसी पिक्स बताता हूँ। देखो सैम करन अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो सबका कैप्टन सैम करन होने वाला है, पर उसके मैचअप उतने ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग दिखे नहीं है अगर हम 1-2 प्लेयर को निकाल दें तो। विल जैक्स देखो सामने लेफ्टी होंगे, और अगर विल जैक्स इकलौता राइट आर्म ऑफ स्पिनर खेलेगा ना तो बॉलिंग भी करेगा, और बैटिंग से सिर्फ एक ही थ्रेट था उसके ऊपर, जो मतलब उसने एडम मिलने को मारा भी है पर अपना विकेट भी ज़्यादा बार दिया है, तो एक ही थ्रेट मान के चलो, उसके अलावा देखो कोई नहीं है। तो विल जैक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। सैम करन तो सब करेंगे, तो दूसरा सैम करन हो गया। तीसरा ऑप्शन है डेविड मलान, बैटिंग फर्स्ट अगर डेविड मलान कर रहा है तो डेविड मलान भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जॉर्डन कॉक्स को भी आप एज अ सीवीसी ट्राई कर सकते हो, डिफरेंशियल कुछ अगर आपको करना है, पर याद रखना अगर ये टॉप ऑर्डर के आसपास बैटिंग कर रहे हैं ना जॉर्डन कॉक्स, तभी से ट्राई करना। मोइन अली को अभी भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो मोइन अली अगर बॉलिंग करेगा, बॉलिंग से मान लो 1 विकेट, बल्ले से 30-35 रन, तो वो भी बहुत अच्छा सीवीसी ठीक ठाक चॉइस है। लियाम लिविंगस्टोन भी बहुत सही सीवीसी चॉइस है अगर वो बॉलिंग भी कर रहा है तो। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा तो देखो कितनी उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो लिविंगस्टन भी ठीक ठाक चॉइस है। बेनी हावल अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है ना तो भी वो 50-50 मान के चलो बेनी हावल को, अगर वो फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग कर रहा है ना, अगर आप उसे सीवीसी कर रहे हो तो वो भी 50-50 चॉइस मान के चलो। स्पेंसर जॉनसन अगर बॉलिंग सेकंड कर रहा है और अगर खेल रहा है तो वो भी ठीक ठाक चॉइस है सीवीसी की। तो मैंने कुछ अगर आपको सीवीसी चॉइसेस बताया, मैंने आपको वो भी बताया जो थोड़े से अलग सीवीसी चॉइसेस हैं। लोग सैम करन, विल जैक्स, मोइन अली इनको करके लाएंगे, आपको कुछ अलग करना है तो आप डेविड मलान कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो स्पेंसर जॉनसन अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रहा है। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर आप बेनी हावल ट्राई कर सकते हो, आप लिविंगस्टोन ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो इस 100 के अंदर, पता है सिर्फ 3 ही ओवरसीज़ प्लेयर खेलते हैं एक टीम के अंदर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, 100 बॉलों का टूर्नामेंट होता है, बैट्समैन रन्स बनाने के लिए जाता है, फिर पब्लिक जो आती है वो भी मज़े लेती है प्लेयर्स के कि 100 बॉलों मज़े आते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो चलिए यार, मैंने आपको सीवीसी प्लेयर बताया, मैंने आपको डिफरेंशियल प्लेयर बताया, मैंने आपको मैचअप समझा दिया है। द 100 के अंदर एक बॉलर सिर्फ 1 ओवर के अंदर 5 बॉल डालता है। यहाँ पे 1 ओवर को 1 सेट बोलते हैं, यानी एक बॉलर ने एक सेट में 5 बॉल, उसकी बस इतनी होती है, और एक बॉलर मैक्सिमम 20 बॉलें डाल सकता है, याद रखना। सेट और ओवर में कंफ्यूज मत होना, सेट और ओवर एक ही होते हैं, बस नाम अलग अलग कर दिया। T20 में 6 बॉलें होती हैं एक ओवर के अंदर, यहाँ पे 5 बॉलें होती हैं एक सेट के अंदर, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे T20 में एक बॉलर 24 गेंदें डालता है, यहाँ पे 20 डालता है, ठीक है। तो आई होप यार आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना आगे आने वाले वीडियोस के लिए।